हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार जीके से जुड़े मोस्ट 40 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो रामचंद्र शर्मा आपको अमराहा गांव से थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। ऑप्शन ए बांकीपुर जेल में। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। तो बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो दोस्तों, बिहार राज्य से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है, वो है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो आपको पता होगा कि पहले बिहार जो था वो पूरा संपूर्ण पश्चिम बंगाल को लेकर था। ठीक है, यानी कि ये पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था बिहार। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था आपको 1912 में। ठीक है, 1912 में अलग हुआ था। लेकिन जब बिहार अलग हुआ था तो उस टाइम पे बिहार और उड़ीसा और झारखंड तीनों एक ही थे। तो 2000 ईस्वी में आपको झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, और ये कितना प्रतिशत जमीन लिया था। तो कम से कम आपको 45.85% जमीन लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो दोस्तों, ऐसे बिहार में तो बहुत सारी प्रजाति उपजाई जाती है केवल बिहार में। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है जर्दालू। ठीक है, जर्दालू। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो यहाँ पे नदी की बात कर रहा है और वो भी अमरकंटक से बहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, सोन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो संपूर्ण बिहार राज्य जो स्थित है वो है आपका मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वह है बरौनी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है आपको कोसी नदी पे। ठीक है, एक और नदी है गंडक। गंडक गंडक नदी पे भी बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण कार्य किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोसी पे किया जाता है। और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी नदी के कारण बाढ़ में बिहार में ज़्यादा बाढ़ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। तो किस फसल में, तो मखाना। ठीक है, मखाना में ये अग्रणी है बिहार। ठीक है, यहाँ के मखाना बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, देश विदेश में भी। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर ये रोहतास जिले में है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी चमड़ा के लिए। ऑप्शन नंबर सी चमड़ा के लिए।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो कोयले का अनुमानित जो भंडार है लगभग आपको 16 करोड़ टन है। ठीक है, 16 करोड़ टन कोयले का भंडार है बिहार में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें 20 नंबर प्रश्न की कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है आपका हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बिहार में केला उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बिहार में ज़्यादा मखाना होते हैं। ठीक है, तो मखाना की खेती किस में होता है, तो बिहार में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न है एग्जाम बेस पे है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ककुलत जलप्रपात बिहार के आपको नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कटिहार। कटिहार जो है ये पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है ना। देखिए अब बिहार का नक्शा कुछ इस प्रकार से, मैं अभी रफली आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बिहार का नक्शा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको पड़ेगा कटिहार यहाँ। ठीक है, इस क्षेत्र में। ओके, और जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी बीचों बीच क्रॉस करती है और कटिहार जिले में ही जाके कटिहार जिले से निकलती है और पश्चिम बंगाल में मिलती है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है। जो पिछला वाला प्रश्न था वो 24 नंबर था। ठीक है, टाइप करने में गलती हो गई है। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो निम्नलिखित झीलों में से बिहार में कौन सी झील है, तो वह है आपका अनुपम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अनुपम झील बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों नालंदा जो विश्वविद्यालय था यह दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय था उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे देश विदेश के लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पे करीब आपको 10,000 छात्र और 2,000 टीचर थे। ओके, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले स्टूडेंट 10,000। तो इस विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की पढ़ाई की जाती थी। जैसे चिकित्सा विज्ञान भी किया जाता था, रसायन विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, उसके बाद में तर्कशास्त्र, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था वो था आपको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन इस विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की पढ़ाई की जाती थी, चाहे वो चिकित्सा हो, रसायन हो, या अर्थशास्त्र हो, या तर्कशास्त्र हो, कोई भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। ये 27 नंबर प्रश्न है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के जो कारण थे ना वो थे मुसलमान। ठीक है, मुसलमान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि एक मुसलमान था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी और उसको तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था वो आपको रॉल्फ फिच। ठीक है, रॉल्फ फिच था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अंग्रेज यात्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट था आपका बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। मौर्य सम्राट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था। तो हुड़ों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट कौन था, तो सजंद गुप्त। ठीक है, सजंद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 31 नंबर, सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता थे आपका बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, बिंदुसार। अशोक एक महान राजा था जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का कहने का मतलब आज का उड़ीसा। ठीक है, कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद ये जीत गया। जीतने के बाद इसको लगा कि हमने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग,
बालक, छोटे लड़के मारे गए हैं। इसका हृदय परिवर्तन हो गया उस युद्ध के बाद, ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद। ओके, तब जाके ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है आपका तो पाली भाषा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, पाली भाषा। दोस्तों जितने भी पहले के राजा थे वो अपने भाषा या अपने जीवन शैली को या अपने राज्य को भविष्य में बताने के लिए शिलालेख लिखवाते थे, ठीक है, कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, इस काल में ये चीज़ हुआ, तो शिलालेख लिखवाते थे। जब खुदाई होती है तो शिलालेख मिलते हैं और उस शिलालेख पे आपको पाली भाषा में लिखा गया पाया हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है वो कौन सा स्रोत है। तो स्रोत है आपका इंडिका, ठीक है, इंडिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजात शत्रु के वंश का नाम था आपका हर्यक वंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, हर्यक वंश, ठीक है। चलिए हर्यक वंश को दोस्तों कहा जाता है पितृहंता वंश, क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजा बने हैं वो अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठे हैं, ठीक है। तो हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जितने भी राजा थे अपने पिता को ही मार के गद्दी पे बैठ गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका है। तो अजात शत्रु किस राजा को पराजित नहीं कर सका है, तो अवंती को, किसको, अवंती के राजा को ये पराजित नहीं कर सका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि ईसा पूर्व छठी दशी में, यानी कि छठवीं दशी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो यहाँ पे ईसा पूर्व छठवीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो व्यवस्था थी आपको वैशाली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पद परिवर्तन किया गया। तो निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पद परिवर्तन किया गया तो कोसी नदी में, ठीक है, कोसी नदी में। ऐसा क्यों, क्योंकि कोसी नदी से अक्सर बाढ़ आते रहते हैं, इसलिए इसकी जो पथ है उसको हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया है कि ताकि इसमें बाढ़ ना आए, लेकिन फिर भी बाढ़ आते ही रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोसी में ये नदी पथ का निर्माण किया गया, परिवर्तन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो श्री दीप नारायण सिंह के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे। तो निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे। तो ये दिया गया था आपको पूर्णिया और मानभूम, ठीक है, पूर्णिया और मानभूम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। मतलब ये प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व, यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले बिहार में जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे उनकी शक्तियाँ, उनकी राजनीतिक शक्तियों को बचाने के लिए क्या माध्यम था। तो माध्यम था कि उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहे टोटल 40 प्रश्न। हो सकता है कि इनमें से एक या दो प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो हमारा काम बन जाए, ठीक है दोस्तों। जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछता है और किस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इनमें से एक प्रश्न आ जाए या दो प्रश्न आ जाए, तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो दोस्तों पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रुकेंगे नहीं, और भी वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।